कि वो जीती जाए। तो अजीब सा लगता था, मगर हम खुलकर नहीं कह सकते थे कि सबूत नहीं। महाराष्ट्र में बड़े सबूत था। सबूत क्या था? लोकसभा का चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, जीत सकता है। 4 महीने बाद उसी प्रदेश में, उसी महाराष्ट्र में वही पार्टियां लड़ती है। हमारा गठबंधन बीजेपी के गठबंधन के खिलाफ लड़ता है। हमारे गठबंधन का एक भी वोट कम नहीं होता। जितने हमें लोकसभा में मिले उतने हमें विधानसभा में मिले, मगर बीजेपी का वोट बढ़ जाता है। अजीब सी बात है। हमने देखा, पता लगाया, लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर, 1 करोड़ नए वोटर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लगाई। 45 लाख हुए इसमें और बाकी वोटिंग बढ़ी। सारे के सारे जो वोटर नए वोटर थे, सारे के सारों ने बीजेपी को वोट दिया। और जहां भी नए वोटरों ने बीजेपी को वोट दिया, वहां बीजेपी ने चुनाव हम गए। इलेक्शन कमीशन से हमने पूछा, बताइए कौन है ये नए वोटर जो है, ये टर्नआउट जो बड़ा है, ये कौन है? हमें इनके नाम दीजिए, वीडियो बना लीजिए, हो गया, वोटर लिख दीजिए, कैसे नहीं देंगे। फिर हमने लिखा, देखिए इतना वोट बड़ा है, इतना टर्नआउट बड़ा है, 5:30 बजे के बाद इतने वोट गिरे हैं। हमें आप कैमरा दिखाई, वीडियो कैमरा दिखाइए, नहीं दिखाई। फिर क्या करते हैं, कानून बदल देते हैं और 45 दिन के अंदर वीडियो फीड को डिजिटल कर देते हैं। हमने कर्नाटक में अपनी टीम से कहा, देखिए आप एक लोकसभा चुनिए और उसमें गहराई से देखिए, मैग्नीफाइंग ग्लास को लेके हर पेज को देखिए और बताइए वहां पे हुआ क्या। इलेक्शन कमीशन हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट नहीं देती, तो 8-10 फुट ऊंची डोरी कागजों की, 200-300 किलो से हमारे 40 लड़कों ने 4 महीने 14 घंटे काम किया। वोटर लिस्ट में एक फोटो को लाखों फोटो से लगाया, एक नाम को लाखों नाम से लगाया, एक एड्रेस को बाकी एड्रेस से लगाया और सच्चाई निकली। सच्चाई क्या थी? सच्चाई थी कि 7 सीटें हैं बेंगलोर सीट में, 6 कांग्रेस पार्टी जीतती है। 7वीं सीट में एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोटर, 1 लाख। और जहां फर्जी वोटर थे, जिस असेंबली में फर्जी वोटर थे, वहां बीजेपी जीती। वो सारे के सारे 1 लाख जो वोट थे, उसके कारण बीजेपी लोकसभा का चुनाव जीती। मैंने प्रेजेंटेशन किया। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपका नाम क्या है? कुमार जी, अगर मैंने आपसे कहा कि आप चोर हो और अगर आपने चोरी नहीं की तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आप कहोगे सरकार की अगर आपने चोरी की होती और मैंने कहा चोर,
तो आप चुप बैठोगे? फिर बैठेगा। अगर चोरी की है और मैं कहूँगा चोरी की है, उसको पता है। अगर मैं आरोप लगा रहा हूँ प्रधानमंत्री कि तुम वोट छोड़ो, प्रधानमंत्री चुप क्यों है? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, हमारा जो काम है ना, हमारा जो काम है, मेरे बारे में आप दो चीजें समझ लीजिए। सबसे पहले, अगर मैंने किसी चीज के बारे में अभियान बना लिया तो फिर मैंने बना लिया। मैंने सुपरफिशियल बात नहीं करता हूँ, मैं गहराई से चीजों को समझकर काम करता हूँ। सही बात। अब आप एक बात समझिए और सुनिए। जब वोट चोरी होती है तो इस संविधान पर आक्रमण होता है। इस संविधान में लिखा है कि हिंदुस्तान के एक नागरिक को एक वोट मिलेगा, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो सबसे गरीब व्यक्ति हो, किसान हो, मजदूर हो, वोट एक मिलेगा। मधुपुर में एक व्यक्ति का नाम 4-5 बार रिप्रेस करता है। ये संविधान पर आक्रमण और ये हम नहीं करेंगे, ये हम नहीं होने देंगे। बिल्कुल इसको आप अच्छी तरह नहीं कीजिए। मैं गहराई में जाता हूं। हमने जो काम माधोपुर में किया है उसको हम आने वाले समय में माधोपुर में आने के बाद हम आपको दिखाएंगे, देश को दिखाएंगे। बनारस में मोदी जी, मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी डरे हुए हैं, क्योंकि मोदी जी को बात समझ आ गई है कि अब चोरी पकड़ी गई है और अब वो भाग नहीं सकते। हम आपको दिखाएंगे कि सिर्फ माधोपुर में चोरी नहीं हुई है, लोकसभा में चोरी हुई है, हरियाणा में चोरी हुई है, महाराष्ट्र में चोरी हुई है, मध्य प्रदेश में चोरी हुई है, और अब ये बिहार में चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं दो तीन एमपी को जानता हूँ, मेरे फोन पर मैसेज आ रहे हैं, आप प्रधानमंत्री को वोट छोड़ मत करिए। और ये चीज जाके सीधी टारगेट पे लड़ेगी। मेरे गांव के बच्चे नहीं बोलते, आपके गांव के बच्चे तो भैया 6-6 साल के बच्चे बोलते हैं और जो बिहार में शुरू होता है उसमें आपने चंपारण में अंग्रेजों से लड़ाई शुरू कर दी, पूरे देश को बुला के हटा दिया। ये की लड़ाई शुरू ना हुई थी, चंपारण में ये हुई थी, वही तो हुई थी। अब इसका लक्ष्य क्या है? ये वोट क्यों और संविधान को मिटाना, खत्म क्यों करना चाहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे जी ने बात हुई, देखिए हमें बैलेंस चाहिए, बैलेंस चाहिए। मतलब इस देश में अगर एक व्यक्ति को एक वोट मिलता है तो भागीदारी सबको मिलेगी। और जब हम हिंदुस्तान की संस्थाओं को देखते हैं
और इस बात को पहले मैं इतनी गहराई से नहीं समझता, बल्कि आज मैं समझता हूँ। जब हम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन को, संस्थाओं को देखते हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन को, कॉर्पोरेट इंडिया देख लो, ब्यूरोक्रेसी देख लो, जुडिशरी देख लो, मीडिया देख लो, बॉलीवुड देख लो, जहां भी आप देखोगे वहां पर आपको दलित, अति पिछड़ा, पिछड़ा, आदिवासी और माइनॉरिटी वर्ग नहीं मिले। और फिर चलो अंबानी अडानी की बात होती है, हर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, हर इंडस्ट्री में, एयरपोर्ट, जमीन, सोलर पावर, विंड पावर, पेट्रोल, डीजल, सब में इनके नाम सुना देते हैं। 500 हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। मैं आपसे आज पूछना चाहता हूं, इन 500 में दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के कितने वाले हैं? मतलब हिंदुस्तान की पूरी इकोनॉमी है 90% तो नहीं, 90% नहीं। आप जानते हो, प्राइवेट अस्पताल में जाते हो, सरकार का काम आपके स्वास्थ्य और शिक्षा की देखभाल करना होता है। ये गवर्नमेंट का काम नहीं होता, ये सरकार का काम होता है। अगर कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए, सरकार की जिम्मेदारी होती है कि हमारा नागरिक है, हमारे देश का नागरिक है, इसकी रक्षा, इसकी प्रोटेक्शन, इसके स्वास्थ्य की प्रोटेक्शन हमें करनी है। बिल्कुल सही सर। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि अगर हिंदुस्तान का कोई गरीब व्यक्ति बीमार हो जाए तो उसको मतलब 6, 10, 15 लाख रुपए का बिल दे। प्राइवेट स्कूल अस्पताल बंद हो, समान शिक्षा नहीं वो देखिए, मगर मैं इससे पहले एक सवाल पूछ रहा हूँ, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट डाली, ये बड़े बड़े अस्पताल हैं जहां आप लोग जाते हो, जहां से देख से लाखों रुपये निकलता है, इनके मालिकों की लिस्ट डालिए और उनको वहां दिखा दीजिए दलित कौन है, आदिवासी कौन है, पिछड़ा कौन है, अति पिछड़ा कौन है, माइनॉरिटी का नाम मालूम। अच्छा ठीक है, आप कौन है? नहीं भैया, हमें स्वास्थ्य कुछ लेना देना नहीं, तो भूलने का होगा। ठीक है, शिक्षा देख लेते, इंजीनियरिंग कॉलेजेस देख लेते, यूनिवर्सिटीज देख लेते, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जहाँ आपको लाखों रुपए देने पड़ते हैं अपनी जेब से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। मुझे बताओ, उनके नाम को भी लिस्ट बता दो, कौन सा है, तो अभी खड़ा कौन है, तो आप 90% हैं। अब ठीक है, अगर आप सब मिलाकर 2% होते तो मैं कहता ठीक है, नहीं है आप 2% हो, बात थोड़ा खत्म हो जाए, मगर आप तो मेजोरिटी में 90% हो। 90% की भागीदारी हिंदुस्तान में होगी। कर्नाटक, तेलंगाना में हमने जाति जनगणना की, आप हैरान हो जाओगे, सारे के सारे जो गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट हैं, छोटे से लेकर बड़े, उनमें कोई अति पिछड़ा नहीं है, कोई गलत नहीं, कोई आदिवासी नहीं, कोई पिछड़ा वर्ग नहीं। आप राजनीति कैसे करोगे? मतलब पूरी फंडिंग आपके हाथ में नहीं है, कॉर्पोरेट इंडिया नहीं है, अस्पताल नहीं है। अच्छा ठीक है, आपको ये सब नहीं चाहिए, मीडिया देखिए, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, मैं बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, भागीदारी होनी चाहिए, ये ओपिनियन बनाते हैं।
ये लोग ओपिनियन बनाते हैं। सबसे खत्म चैनल आज तक नहीं, वो आपने बोला सबसे खराब आज तक, मुझे ये बताओ एंकर में से मालिकों में से मुझे आपकी पिछड़ा नाम बता दो, मुझे दलित नाम बता दो, समाजिक दलित सोशल मीडिया उधर नहीं हुआ, मीडिया में नहीं हो। अच्छा बॉलीवुड की बात करते हैं, वहां पर नाम बता दो, वहां बता दो, नहीं बहुत कम क्या है। तो इसीलिए मेरी सोच है कि दो चीज से शुरुआत हो। सबसे पहली चीज नेशनल लेवल पर जाति जोड़ करना, जिससे सबको पता लग जाएगा कि भैया हमारी कुछ भी भागीदारी नहीं। और तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से किया है, सवाल पब्लिक से पूछ के हमने लिए हैं, दलित एसोसिएशन से हमने पूछकर उनसे कहा कि आप बताओ हमें क्या पूछ सके, ईपीसी एसोसिएशन से हमने पूछ कर लिया आप बताओ हमें सवाल कौन से पूछना चाहिए। तो एक सेकंड, दूसरी बात, जब ये 50% की दीवार है रिजर्वेशन की, मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूँ, इसको तो हम चूड़ा करके और ये देखिए ये पहले दो कदम है। आप ये मत सोचिए कि इसके बाद हम बात छोड़ देंगे। ये जाति जनगणना से हमें एक विकास का एक नया मॉडल मिलेगा, वो शुरुआत होगी। मगर हमारा लक्ष्य है कि देश में बैलेंस होना चाहिए, सब लोगों को इस देश में जगह मिलनी चाहिए, कोई भी हो, अपर कास्ट हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, माइनॉरिटी में सब जगह मिलनी चाहिए और सबकी इज्जत होनी चाहिए और मोहब्बत की दुकान होती है। से बिना नौकरी की शक्ति है जो देश के हर लोग में हर व्यक्ति में है, उस पूरी शक्ति का हमें प्रयोग कर देश को आगे ले जाए। ये सब नहीं हो सकता अगर ये लोग वोट करेंगे। राहुल जी, इसीलिए आपने हमें इतनी मदद की, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने अपनी पूरी एनर्जी इस यात्रा में डाली। धन्यवाद।